दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग में इजराइल का चेहरा अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। आज फिर लेबनान पर इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए और इससे साबित हो गया कि इजराइल किसी भी कीमत पर अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध विराम नहीं चाहता है, वो सिर्फ युद्ध चाहता है। उधर ईरान की इस्लामिक सेना ने वार्निंग दी है कि अगले 24 घंटों में अगर नेतन्याहू और उनकी आर्मी, इजरायली डिफेंस फोर्स अगर हमले बंद नहीं करती लेबनान पर, तो फिर ईरान भी इस जंग में कूदेगा। अब दोस्तों, पूरे मध्य एशिया में लोगों की धड़कनें इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि एक तरफ ईरान की इस्लामिक सेना कह रहा है कि इजराइल हर कीमत पर जंग रोक दे वरना वो हमले करने जा रहा है इजराइल पर, और दूसरी तरफ कुछ ही देर पहले इजराइल ने कहा है कि वो जंग नहीं रोकेगा। अल जजीरा की खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, इजराइल सेज नो सीज फायर विद लेबनान। अल जजीरा की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ा चैनल है मिडिल ईस्ट का। इसके मुताबिक कहीं ना कहीं नेतन्याहू ने तय कर लिया है कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे पूरी दुनिया रोके, वो लेबनान पर हमले करता रहेगा। अब दोस्तों, आज की अपडेट दे दूं मिडिल ईस्ट से इस जंग को लेकर। इजराइल ने आज फिर से अपने लड़ाकू विमान लेबनान में भेजे, जहां पर हैवी बम्बार्डमेंट, बहुत ज़बरदस्त बम्बार्डमेंट हुआ है शाहबिया जगह पर, सदर्न लेबनान में, दक्षिण लेबनान में, और इससे फिर एक बार कई लोगों की वहाँ पर मौत हो गई है और सैकड़ों लोग घायल हैं जिस तरह से बम्बार्डमेंट किया। इससे पहले जो बुधवार को इजराइल ने बेरूत पर हमले किए थे, उसमें अब जो मरने वाले हैं उनकी संख्या 254 नहीं बल्कि 300 के पार है, और घायलों की संख्या 4 से 5 हज़ार के बीच में, जिसमें ज़्यादातर ऐसे लोग हैं, तकरीबन 300 से 400, जिनकी हालत क्रिटिकल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कल कहा था कि पूरे लेबनान में लाइफ सेविंग मेडिकल किट्स, यानी जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, दवा हैं, वो कम पड़ रही हैं। और आज WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्रामिंग की वार्निंग आई है, जिसमें कहा गया है लेबनान रैपिडली हेडिंग टुवर्ड्स फूड क्राइसिस। इतना भयानक युद्ध है, इतने ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, बेघर हो गए लाखों की तादाद में, कि लेबनान में अब खाने की, जी हाँ, भोजन की किल्लत होने वाली, फूड क्राइसिस होने वाला है। तो एक तरफ हेल्थ क्राइसिस, दूसरी तरफ फूड क्राइसिस, और तीसरी तरफ नेतन्याहू की जिद कि वो हमले करते रहेंगे। दोस्तों, उधर इस पूरे घटनाक्रम में इस्लामाबाद की पोजीशन बड़ी मुश्किल में है, क्योंकि इस्लामाबाद को समझ नहीं आ रहा, पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से बातचीत शुरू होगी। बातचीत तो आज शुरू होनी थी, अब कल पर टल गई है, लेकिन बीच में इजराइल एक दीवार बनकर खड़ा हो गया। इजराइल नहीं चाहता, ज्यू लॉबी नहीं चाहती कि ये बातचीत हो, कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी चाइना और रूस से जो अपेक्षा थी पाकिस्तान को, इस तरह का रोल नहीं दिख रहा है। और ईरान भी कहीं ना कहीं लेबनान पर जो हमले हो रहे हैं, वो भी थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में है कि युद्ध विराम पर बातचीत करें या अपने भाई यानी हिजबुल्लाह को बचाएं, क्या करें, दोनों में से उसको तय करना है। बहरहाल, इन सबके बीच में जो सबसे लाचार स्थिति मुझे दिख रही है, वो मिस्टर ट्रंप की दिख रही है। मिस्टर ट्रंप एक सीनियर पार्टनर है। मिस्टर ट्रंप की बदौलत ही इजराइल आज इस युद्ध में शामिल हुआ है, बल्कि यूं कहूं कि इजराइल सिर्फ अमेरिका की बैकिंग से ही ये तेवर और तलखी दिखा रहा है। अगर अमेरिका हट जाए तो इजराइल कुछ नहीं, यह हकीकत है। ट्रंप क्यों नहीं नेतन्याहू को रोक रहे हैं? ट्रंप की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि वो एक फोन करके नेतन्याहू से कह दिए कि प्लीज स्टॉप नाउ? ट्रंप कह सकते हैं, लेकिन ट्रंप भी, ऐसा लगता है कि उनके भी कुछ और इरादे हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहे। बहरहाल, ट्रंप इतने लाचार क्यों हैं? ये सवाल मैंने अमरीश मिश्रा से पूछा, और अमरीश मिश्रा से मैंने ये भी पूछा कि क्या ईरान वाकई अब इस युद्ध विराम को छोड़कर जंग में कूद सकता है, यानी कहीं ना कहीं क्या ये जंग फिर से शुरू हो सकती है, फिर से छिड़ सकती है? अमरीश जी, कल आप कह रहे थे कि शायद ट्रंप समझा ले जाएंगे इजराइल को, नेतन्याहू को, और ये जंग हो सकता है लेबनान और इजराइल की रुक जाए, बातचीत शुरू हो जाए। लेकिन मैं तो देख रहा हूं नेतन्याहू को तो कोई रोक ही नहीं पा रहा है। आज भी इतने जबरदस्त हमले दक्षिण लेबनान में हुए कि आज भी बहुत सी मौतें हुई। आज भी दक्षिण लेबनान में जो आसमान था वो काला था धुएं की वजह से। आज भी वहां की इमारतों से लपटें जो है निकल रही थी। तो ऐसा क्या है कि
नेतन्याहू को कोई रोक नहीं पा रहा, और दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी जो ट्रंप अपने को कहते हैं, ट्रंप भी लाचार दिख रहे हैं। दीपक, इस समय देखिए, दुनिया को जो कंट्रोल करती है जूइश लॉबी, यहूदी लॉबी, उसके ओके। हाथ में सब कुछ है जी। उसके हाथ में ज्यूश सब लॉबी। कुछ है। जूइश लॉबी, उसके हाथ में सब कुछ है, और वो ट्रंप पे प्रेशर डाले हुए है कि नेतन्याहू की बात मानो। नेतन्याहू को, जो भी नेतन्याहू कर रहा है उसको मत रोको, क्योंकि जो भी नेतन्याहू कर रहा है वो जूइश लॉबी डायरेक्टली उससे करवा रही है। अमरीश जी, यहूदियों से मतलब यह है कि जिनके हाथ में दुनिया का फाइनेंस है, दुनिया का व्यापार है, जिनके हाथ में दौलत है, वही इस जंग के पीछे हैं, और नेतन्याहू के पीठ पर भी उन्हीं का हाथ है। बिल्कुल। देखिए, इस समय क्या है, एक दुनिया की सबसे अमीर फैमिली रॉथशाइल्ड फैमिली, क्योंकि अमीर आदमी आप सोचिएगा, सबसे बड़ी कंपनी सोचिएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। अभी रॉथशाइल्ड जो फैमिली है, जू, वो कंट्रोल कर रही है दुनिया के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को पूरी तरह से, और उसके हाथ में है कि वो बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को डुबो दे, बिल गेट्स को डुबो दे, मस्क को डुबो दे, अगर वो चाहे तो ये इतनी पावरफुल जब एक फोर्स है, और उसका ये एजेंडा है कि नेतन्याहू के साथ खड़े रहना है, नेतन्याहू जो कर रहा है वो सही कर रहा है और उसको करना चाहिए, तो आप बताइए ट्रंप उसमें कैसे बीच में वो बोल सकता है? ट्रंप असहाय कह सकते हैं उनको, या उनको कह सकते हैं कि अंडर प्रेशर है वो कुछ कर नहीं सकते। बड़ी जी। विकट स्थिति बन गई है इस समय। एक और इसमें बात मैं बीच में लाना चाहूंगा। आज शुक्रवार खत्म होने को आ रहा है, और बातचीत तो शुरू हो जानी चाहिए थी बृहस्पतिवार को, यानी एक दिन पहले ही ईरान की टीम को, जिसमें कालीबाफ वहाँ के स्पीकर हैं, उनको पहुंच जाना चाहिए था। आज इस्लामाबाद में जेडी वैंस उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनको होना चाहिए था, बातचीत शुरू हो जानी चाहिए थी। लेकिन पूरा दिन बीत रहा है, कोई सुगबुगाहट नहीं। तो क्या आपको लग रहा है कि इस्लामाबाद की बातचीत पर संकट के बादल हैं? क्या ये बातचीत आपको बहुत स्मूथ जाते हुए नहीं दिख रही है? नहीं, देखिए, बातचीत तो स्मूथ जाते हुए नहीं दिख रही है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सवाल ये आ गया है कि इजराइल बम्बार्डमेंट नहीं रोक रहा है। ईरान ने कहा है कि लेबनान पे अगर बम्बार्डमेंट करोगे तो हम भी गोली चला देंगे, हम भी बम चला देंगे, हम भी मिसाइल चला देंगे। तो इसकी वजह से एक जो इस्लामाबाद में जो इकट्ठा होना था लोगों को, ईरान की तरफ से एंथुजियाज्म नहीं था, और अमेरिका की तरफ से बड़ा मैं सरप्राइज हूं कि अमेरिका की तरफ से कोई बयान भी नहीं आया है, और जेडी वैंस वगैरह तो बहुत दूर है इस्लामाबाद पहुंचने से। तो क्या अमरीश भाई, हम ये माने कि अल्टीमेटली नेतन्याहू की ही चलेगी, और नेतन्याहू इस बातचीत को, इस युद्ध विराम को कामयाब नहीं होने देंगे? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि नेतन्याहू कामयाब नहीं होने देंगे और जंग दोबारा शुरू हो। बिल्कुल। ये देखिए क्या है कि इस समय नेतन्याहू को ये लग रहा है कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, तो वो पूरी तरह से सीरिया, लेबनान पे वो कब्जा चाहते हैं। सीरिया में घुस चुके हैं, लेबनान में वो चाहते हैं कि हिजबुल्लाह को हम खत्म कर दें, और ये इस चक्कर में वो एक्चुअली ईरान से जो युद्ध चल रहा है अमेरिका का, उसको दोबारा शुरू करा दें। मतलब आप कह रहे हैं कि सीरिया पर जिस तरह से कब्जा जमा रखा है आप पर, अब वो लेबनान पर भी कब्जा जमाना चाहता है, और हिजबुल्लाह को एलिमिनेट करना चाहता है, खत्म करना चाहता है। ये उसकी बिल्कुल, नीति है। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके। एक सवाल और है। अ, इस तरह की खबरें आई, और आज बड़ी खबर ब्रेक करी वॉशिंगटन पोस्ट ने। उसने कहा है कि दरअसल पाकिस्तान के बस में कुछ नहीं था। पाकिस्तान सिर्फ अमेरिका की गोद में बैठा हुआ था। असली ताकत, ये जो युद्ध विराम हुआ, इसके पीछे चाइना है। और चाइना, यानी शी जिनपिंग की तरफ से मुस्तफा खामनई, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनको, उनसे बातचीत हुई, उनको मैसेज किया गया, और फिर मुस्तफा खामनई युद्ध विराम के लिए तैयार हुए। यानी ईरान युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं था, चाइना की वजह से ईरान युद्ध विराम के लिए तैयार हुआ। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सऊदी अरब, टर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान, ये जो बातचीत कर रहे थे, ये सिर्फ मुखौटा थे? असली फैसला, असली डिसीजन चाइना का रहा समझाने में ईरान को? देखिए, चाइना ने बहुत बड़ी भूमिका
निभाई, और मैं ये कह सकता हूं कि काफी क्रिटिकल और डिसाइसिव भूमिका चाइना की थी। देखिए, चाइना ये चाहता है अपने को स्टैब्लिश करना कि हम डिप्लोमेसी के फील्ड में भी हम आ गए, मतलब चाइना हैज अराइव्ड इन द फील्ड ऑफ डिप्लोमेसी। ये वो चाहता है कि ये मैसेज पूरी दुनिया में जाए, तो ये उसने किया। लेकिन एक बात ध्यान रखिए दीपक जी, उसने गारंटी देने से मना कर दिया। ओह, ओह, जी, गारंटी नहीं। नहीं, उसने कहा हम गारंटी नहीं देंगे कि ये सीज फायर के पीछे जो भी जितने भी पक्ष हैं वो दोबारा जंग शुरू करें, इसकी मतलब दोबारा जंग ना शुरू करें, इसकी हम गारंटी नहीं देंगे। और जी, हमने केवल जो हमें करना था हमने कर दिया है एक शांति के लिए, लेकिन इसके आगे हम नहीं जाएंगे। जी। अ, अ, अमरीश भाई, एक सवाल आपसे और पूछना चाह रहा था, क्योंकि दुनिया की नज़र अब लेबनान पर है, और लेबनान में भी आपका न्यूज़ नेटवर्क है, वहाँ भी आपके सोर्सेज हैं, वहाँ भी आपकी बातचीत होती रहती है, चाहे वो हिजबुल्लाह के लीडर्स हों या फिर लेबनान के और पॉलिटिकल पार्टीज हों, सबसे आपकी बात होती है वहाँ, और आप कई बार गए भी हैं। क्या लेबनान में हालत वाकई बहुत खराब है? क्योंकि कल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ ने कहा था कि भाई अब लेबनान में लाइफ सेविंग ड्रग्स, लाइफ सेविंग किट्स, यानी मेडिकल क्राइसिस है, और इतने ज्यादा लोग घायल हैं, ट्रॉमेटाइज्ड हैं, हजारों की संख्या है, कि अब हमारी जो मेडिकल फैसिलिटी है वो चरमरा रही है, दवाइयां नहीं बची, लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं बची। और आज मैं देख रहा हूँ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उसकी आज वार्निंग आई है कि अगर लेबनान में ऐसे हमले होते रहे और दुनिया सामने नहीं, फूड क्राइसिस हो जाएगी, कुछ इलाकों में लोग भूखे मरने लगेंगे, उनके पास खाना नहीं होगा। अ, मैं जानना चाह रहा था कि अंदर के हालात क्या हैं, कि जो आप थोड़ा सा और अपडेट कर सके कि वाकई बहुत ज्यादा कमर टूट गई है लेबनान की। देखिए दीपक जी, लेबनान में 3 से ऊपर लोग हताहती नहीं बल्कि कंफर्म्ड है कि वो उनकी मृत्यु हो चुकी है इजरायली बम्बार्डमेंट। ओह और माय गॉड। जी, और 3 से 4 हजार लोग घायल। अब ओहो। ऐसी ओहो। स्थिति में एकदम से, और लेबनान बहुत छोटा देश है, उसकी मेडिकल सर्विसेज भी वीक हैं। कोई वो ऐसा नहीं है कि इजराइल की तरह है जो बहुत जी। क्योंकि लेबनान ने लगातार जंग झेली है 1976 से अभी तक। तो ये मैं कह रहा हूं कि अब उसका चरमरा गया है जो पूरा सिस्टम है, ये हालत इजराइल ने कर दी। इसीलिए वहां पर मेडिकल क्राइसिस और फूड क्राइसिस, यही ये दो जो मुख्य चीजें हैं वो वहां पर आ रही हैं। और मैं फिर से दर्शकों से कहना चाहूंगा, गाजा जैसे हालात लेबनान में इजराइल पैदा करना चाहता ओके। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि अगर नेतन्याहू नहीं माने, इसी तरह से उनकी बेअंदाजी हमको दिखती रही, इसी तरह से वो जिद करते रहे और खून की नदियां बहाते रहे, तो क्या आपको लगता है कि 2-4 दिन में सब्र का बांध टूटेगा इस्लामिक सेना का, और अल्टीमेटली युद्ध विराम को किनारे करके ईरान कूद जाएगा इस नई जंग में एक बार फिर से, और इसराइल से फिर भिड़ जाएगा ईरान? देखिए, ईरान की पूरी तैयारी है कि वो किसी भी समय जंग शुरू कर सकता है, किसी भी समय। और इस समय जो पूरा ईरान में माहौल है, मुश्तबा खामनेई का जो नया बयान आया जिसमें उन्होंने जी। कहा है कि ये जो ईरान जीता है यूएसए से, ये मिरेकल है, ये चमत्कार है, और ऊपर वाले का चमत्कार है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि खैर ईरान की जनता जो सड़क पे रही, और स्टेट ऑफ हुर्मुज के बारे में बात की, लेकिन उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा कि अब से ईरान अकेले अपनी जंग नहीं लड़ रहा है, एक यूनाइटेड फ्रंट बन रहा है सारी रेजिस्टेंस फोर्सेस का। तो किसी भी रेजिस्टेंस फोर्स पे हमला होगा तो ईरान उस पर जवाब देगा। बड़ी बात। अमरीश मिश्रा, एक्सपर्ट ईरान के, एक्सपर्ट मध्य एशिया के, और लेबनान और ईरान, ये सब इलाका हथेली की तरह जानते हैं अपनी। इनका ये कहना है कि अगर यही हालात रहे, ट्रंप एकदम से लाचार दिखे नेतन्याहू को रोकने में, कोई ताकत नेतन्याहू को नहीं रोक पाई, हमले वो जारी करते रहे जिस तरह से आज भी उन्होंने हमले किए हैं, तो अल्टीमेटली ईरान दोस्तों इस जंग में से फिर मजबूरन कूदना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी हिजबुल्लाह पे हमले होते गए तो सब्र का बांध टूटेगा, फिर हम युद्ध विराम को किनारे रख देंगे और हम फिर जंग शुरू कर देंगे। अब ईश्वर चाहे ऐसी नौबत ना आए, मैं तो यही चाहूंगा कि कोई ना कोई ताकत नेतन्याहू को समझाए, उनको रोके। वरना मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अगर
इजराइल बाज नहीं आया इन हरकतों से तो ये जंग फिर से शुरू हो सकती है और वर्ल्ड में जो तेल और गैस की क्राइसिस है ये फिर से कहीं ना कहीं पेचीदा हो सकती है, कहीं ना कहीं हम लोग सबको मुश्किल में डाल सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अमरीश भाई, आपने वक्त निकाला और मसरूफियत के बीच में इतने बिजी शेड्यूल आपका है, फिर भी आप हमारे दोस्तों के साथ रूबरू हुए। मैं तो दोस्तों से कहूंगा कि भाई अमरीश जी के जो अपने वीडियोस होते हैं इनके अमरीश मिश्रा चैनल पे आप जरूर जाइए, क्योंकि इनके जो अपने वीडियोस होते हैं बहुत स्पेसिफिक होते हैं। वो समझ लीजिए पूरे जंग के भीतर की जो परतें हैं वो खोलते हैं, वो जरूर देखिए। थैंक यू सो मच अमरीश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।